नमस्कार दोस्तों, समारोह में आपका स्वागत है। दोस्तों आ चुके हैं 28 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, संघ के गढ़ में आज कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली। भारत जोड़ो मैदान में तैयार हैं हम। लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में राहुल गांधी और गांधी परिवार कांग्रेस दिखाने जा रहा है अपनी ताकत। 139वें स्थापना दिवस पर बताएंगे पूरे देश भर से जुट रहे हैं कांग्रेसी। नागपुर में संघ की निकली हवा है तैयार हम। महारैली आज। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां आखिर उत्तर प्रदेश में फिलहाल महागठबंधन यानी इंडिया के गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर लगभग लगी मुहर। बताएंगे आखिर आरएलडी, सपा, बसपा, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी कांग्रेस किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तीसरी खबर में आपको बताएंगे वीवीआईपी सीटों का क्या हाल है। खतरे में स्मृति ईरानी की सीटें और निरहुआ की होने जा रही है करारी हारे के करके आपको दिखाएंगे। वहीं पांचवी खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां महाराष्ट्र में 121 मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए 10-10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री शिंदे के एक्शन से गृह मंत्री फडणवीस को तगड़ा झटका, वो भी बताएंगे। और कैसे पंजाब की झांकी पर नो एंट्री, 26 जनवरी की परेड में नो एंट्री लगा दिया है पंजाब की झांकी पर, यह भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जान लेना जरूरी है। देश कठिन दौर से गुजर रहा। 2024 के चुनाव में अगर गलती की तो तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगा। उद्धव ठाकरे ने पूरे देशवासियों से की अपील, बताएंगे इसके बारे में। और उस बीच ओवैसी की पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या मामले में हुआ है बड़ा खुलासा। सब कुछ खबरें विस्तार से आपको जान लेना जरूरी। जहां लंबा चलेगा कुश्ती महासंघ का नंबर लग गया है तगड़ा झटका, बताएंगे केवल हेडिंग मैनेज किया गया है या फिर क्या है इसके पीछे की रणनीति। चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब करें। और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे आखिर कितने किलोमीटर तक चलेगी और कब से कब तक है, जिसके बाद से बीजेपी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नागपुर यानी महाराष्ट्र में महारैली है तैयार हम के स्लोगन के साथ कांग्रेस पार्टी झोंक रही है ताकत। संघ के गढ़ नागपुर में कांग्रेस के इस रैली से बीजेपी भन्नाई। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें आज देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने 139वें स्थापना दिवस गुरुवार यानी आज 28 दिसंबर को नागपुर में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आयोजित इस महाजुटान में गांधी परिवार ने तीनों गांधी यानी सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी, नागपुर के अलावा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य पार्टी प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी होगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के इरादे से नागपुर शहर के पास दिघोरी नाका इलाके में एक रैली आयोजित कर रही है, जिसमें लगभग 2 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। और कार्यक्रम के मुताबिक भारत जोड़ो मैदान नाम के स्थान पर होने वाली रैली में है तैयार हम जैसे जोशीले नारे भी दिखाई देंगे। इससे 24 चुनाव को लेकर के खास करके महाराष्ट्र में गठबंधन पर दबाव के साथ साथ ही 24 में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से एक नया मैसेज देने की तैयारी है। एक और अपडेट, भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर के राहुल गांधी 14 राज्य 6200 किलोमीटर सफर तय करेंगे, पहुंचेंगे मुंबई। जी हाँ, एक बार फिर से तगड़ा झटका देने की तैयारी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हारे थे कई चुनाव, इस बार हारेगी लोकसभा। कांग्रेस पार्टी ने 14 जनवरी से 28 मार्च तक मणिपुर में मुंबई भारत न्याय यात्रा की घोषणा कर दी गई। और इस बीच फिलहाल दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस से बातचीत करते हुए कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि राहुल गांधी इस यात्रा को शुरू करें। राहुल गांधी इस यात्रा के लिए तैयार हैं। और इस बीच कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि फिलहाल इससे पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से ज्यादा की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। अब भारत में यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी देश की युवा, महिलाओं और आम लोगों से जुड़ेगी और ये यात्रा 6200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। के.सी. वेणुगोपाल ने बताया है कि फिलहाल यात्रा मणिपुर, नागपुर, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगी। इस दौरान ये यात्रा अलग अलग राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। उन्होंने बताया है कि फिलहाल यात्रा बस के जरिए की जाएगी। यात्रा के दौरान यात्री पैदल भी चलेंगे, यानी अभी तक जो है 3500 किलोमीटर की यात्रा की गई थी, लेकिन अभी यही बार की यात्रा 6200 किलोमीटर का सफर होगा। तो एक तरीके से बड़ी तैयारी है। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, लंबा चलेगा कुश्ती महासंघ का निलंबन कामकाज चलाने की बनी कमेटी। ओलंपिक एसोसिएशन का बड़ा फैसला। देश में कुश्ती के ओलंपिक एसोसिएशन ने एक एडॉक कमेटी का गठन कर दिया और कमेटी भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किए जाने के बाद गठित की जाएगी। और कुश्ती संघ की ओर से प्रतियोगिताओं को बिना जरूरी प्रक्रिया कराने के फैसले को लेकर सस्पेंड किया गया था। यह फैसला ऐसे समय में हुआ है जब भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत मिली थी। इस जीत के बाद पहलवानों ने विरोध किया था और साक्षी मलिक ने तो कुश्ती को छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इसके अलावा बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट खुद को मिले खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड को लौटाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन आपको बता दें अब एक तरीके से एक टीम का गठन कर दिया गया है और संगठन का लंबा चलने वाला है। और कुश्ती संघ के लिए बनी एडॉक कमेटी की अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह बाजवा करेंगे। इन सदस्यों के तौर पर कमेटी में एम.एस. सोमैया और मनसूरा कंवर होंगे और भूपेंद्र सिंह बाजवा वसु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, दिल्ली सपा कार्यालय
दिल्ली में सपा कांग्रेस आरएलडी गठबंधन पर बड़ी खबर, कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यूपी में गठबंधन में कांग्रेस को 10 सीटें, जी हां, दरअसल कांग्रेस को यूपी में 10 सीटें प्रस्तावित कर दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस ने 10 प्रस्तावित सीटों पर अभी निर्णय नहीं किया है। सपा और आरएलडी अब कांग्रेस को 10 सीटें देना चाहती है। यूपी में सपा 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं आरएलडी के कोटे में 5 से 6-7 सीटें का प्रस्ताव है। चंद्रशेखर आजाद की नगीना सीट भी दी जा सकती है। अगर इस पर मुहर लगती है तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ बन सकता है। एक और अपडेट निकल के आई है, बीबीआईपी सीटों का सर्वे खतरे में, निरहुआ की सीट अमेठी रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी की होगी करारी हार। जी हां, दरअसल बड़ी अपडेट, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब महज कुछ ही महीने बच चुके हैं, लेकिन मीडिया ने अगर भारतीय जनता पार्टी में खास करके सपा कांग्रेस सारे इंडिया गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर फिलहाल तब भी निरहुआ की हार होती दिखाई दे रही है और सपा आजमगढ़ जीत हो रही है। अमेठी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन अगर टीम इंडिया गठबंधन बनता है तो यहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, यानी राहुल गांधी की, और भाजपा को तगड़ा झटका लगेगा। रायबरेली भी कांग्रेस स्वीप कर रही है, वरुण गांधी भी स्वीप कर रहे हैं। अगर बीजेपी वरुण गांधी को देती है तो वो भी जीत जाएंगे, यानी सीधे तौर पर अगर मोटी मोटा देखा जाए तो यहाँ पर निरहुआ की सीट बीजेपी को होने की वजह से फंस रही है। एक और अपडेट निकल के आई है, केंद्र ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर लगाया बैन, यूपीए के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया है। दरअसल बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट के कड़े यूपीए कानून के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार के एक्सपर्ट की घोषणा की और उन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट या एमजेकेएम को यूपीए के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया जाता है। एक्सपर्ट पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। और शाह ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। एक और अपडेट, महाराष्ट्र के 121 मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए 10-10 लाख रुपए मंजूर, मुख्यमंत्री शिंदे के ऐलान से तिलमिलाई भाजपा। दरअसल धार्मिक शिक्षा के अलावा मदरसों में शिक्षकों को साइंस और मैथ्स को पढ़ाने के बीच 181 मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए 10-10 लाख रुपए देने का फैसला किया और गया। साथ ही मदरसों में साइंस और मैथ्स की अनिवार्य विषय बनाने पर भी काम किया जा रहा है। ये फंड डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत जारी किए गए हैं। दरअसल विश्व सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मदरसे आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी मदरसों में लाइब्रेरियों की स्थापना, शिक्षकों की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा और राज्य सरकार में फंड चाहने वाले मदरसों को वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रार होना होगा। साथ ही इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल भी देना होगा। एक और अपडेट, देश कठिन दौर से गुजर रहा, अगर 24 के चुनाव में हमने गलती की तो देश में तानाशाही होगी, उद्धव ठाकरे का ऐलान। जी उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल अगर हमने एक छोटी सी गलती की तो 24 के बाद देश तानाशाही की ओर बढ़ जाएगा। अभी देश बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और इस बुरे दौर से देश की जनता, लोकतंत्र प्रेमी ही इस देश को बचा सकते हैं। 2024 में भाजपा को हटाकर, वरना देश तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगा और देश को फिर निकाल पाना उससे बेहद मुश्किल होगा। सीधे तौर पर उन्होंने ये बातें कही हुई हैं, तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली और अपडेट, बीजेपी को भगत सिंह अच्छे नहीं लगते, 26 जनवरी की परेड में पंजाब की झांकी, विवाद पर भड़के सीएम भगवंत मान। गणतंत्र दिवस की परेड में पंजाब के प्रस्तावित तीनों झांकियों को रद्द कर दिया गया और ऐसा लगता है कि दूसरी बार हुआ है। इससे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर भड़क गए और इस मुद्दे पर उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले राज्य की झांकी को नहीं दिखाया जा रहा और ये पंजाब के साथ सरासर भेदभाव है। भगवंत मान ने कहा है कि 3 दिन हमारे लिए छोटे साहिबजादों के लिए लालची शहादत को नमन करने वाले होते हैं, लेकिन इसी कुर्बानियों वाले दिन केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ धोखा किया और आज भी हमें चिट्ठी मिली है कि हम इसे गणतंत्र दिवस के परेड पंजाब की झांकी नहीं दिखाई जाएगी। तो ये चीजें जो है उन्होंने कही हुई हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां संसद में उपद्रव मचाने वाली नीलम आजाद ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, तत्काल रिहाई की मांग। जी हां, दरअसल संसद में 13 दिसंबर को उपद्रव मचाने वाली नीलम आजाद ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और नीलम ने कोर्ट से तत्काल रिहाई की मांग की है। उन्होंने कोर्ट में 21 दिसंबर के रिमांड आदेश की वैधता को चुनौती दी और अपनी याचिकाओं में कहा है कि रिमांड की कार्रवाई के दौरान उन्हें अपने बचाव के लिए अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये चीजें जो है वो उन्होंने खुद कही है। अगली एक और अपडेट, पार्टी से निकाला तो 40,000 करोड़ के घोटाले का कर दूंगा पर्दाफाश। बीजेपी विधायक ने भाजपाइयों को दी धमकी, मचा हड़कंप बीजेपी में। असंतुष्ट भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने मंगलवार को अपनी पार्टी को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पार्टी से निकाला गया तो कोविड-19 महामारी के चरम के दौरान कर्नाटक में वीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश करेंगे।
उनके बयान पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में यतलाम के आरोप उनके आरोपों का प्रमाण है। भाजपा शासन के दौरान राज्य में 40% कमीशन की सरकार रही। यत्नाल ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान भारी भ्रष्टाचार किया। वे मुझे नोटिस दें और मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश करें, मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा। यत्नाल ने येदियुरप्पा और उनके परिवार के खिलाफ, खासकर उनके दूसरे बेटे BY विजयेंद्र को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार के दौरान कोरोना प्रबंधन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। विधायक ने कहा है कि एक मास्क जिसकी कीमत 45 रुपए है, येदियुरप्पा आपकी सरकार ने कोविड के दौरान उनमें से प्रत्येक पर कितना खर्च किया है। उन्होंने प्रत्येक मास्क के लिए 485 रुपए की कीमत रखी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि एक बेड खरीदा तो 2 बिस्तर उसी कीमत पर खरीदे जा सकते थे। एक बिस्तर खरीदा और ज़्यादातर किराए पर लेकर के जो है उन्होंने पूरी तरीके से ज़्यादातर बिस्तरों को किराए पर लिया गया, उसे खरीद में दिखाया गया। इस तरीके की चीज़ें भी दिखाई गई। तो उन्होंने कहा कि 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ। एक और अपडेट निकल के, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए इंडिया ने कर ली थी तैयारी। कहां बिगड़ गया गेम, समझिए। दरअसल नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हाल ही में संपन्न हुई बैठक के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में बन रहे और उनकी पार्टी के अधिकांश नेता भी इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से परहेज किए। इसी बीच सियासी गलियारों में चर्चा है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल JDU नेता के लिए बड़ी जिम्मेदारी को लेकर लगभग मन बना चुके हैं, लेकिन हिंदी और हिंदुस्तान को लेकर वो पीछे हट गए हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार उस समय भाग गए थे जब DMK नेता TR बालू ने RJD सांसद मनोज झा से नीतीश कुमार के भाषण का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कहा था। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार केरला में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में महिलाओं ने लहराए फलस्तीनी झंडे, युद्धबंदी की मांग की। दरअसल लगातार इस गजापट्टी इजरायल और हमास के युद्ध में आम निर्दोष मारे जा रहे हैं। पूरी दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार सीजफायर की मांग उठ रही है। इसी क्रम में भारत में भी केरला स्टेट में गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी GIOA के कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं ने बड़े पैमाने पर फलस्तीनी झंडे लहराए और फलस्तीन झंडों के साथ युद्धबंदी यानी सीज फायर, पूर्ण सीज फायर, फुल सीज फायर की मांग की और उन्होंने कहा कि तत्काल जंग बंदी होनी चाहिए। अगली एक और अपडेट, सीनियरिटी या कई बार जीत भी मंत्री पद की गारंटी नहीं। मोहन यादव कैबिनेट के कद्दावर नेताओं का ऐसा हुआ पत्ता साफ। जी हाँ, दरअसल शिवराज के मंत्रियों को इस बार टिकट तो मिला, विधायकी भी जीते, लेकिन कद्दावर मंत्रियों को मंत्री नहीं बनाया गया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के नए मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे हैं, तो कुछ पुराने दिग्गजों को भी जगह दे दी गई है, लेकिन कई कद्दावर ऐसे भी हैं जिनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन मंत्रियों की सूची में इनका नाम नदारद था। इसके पीछे जातिगत क्षेत्रीय समीकरणों के साथ बीजेपी के भविष्य के लिए नई लीडरशिप तैयार करने की रणनीति को भी प्रमुख वजह बताया गया। मोहन यादव मंत्रिमंडल में शामिल बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कैबिनेट में सिर्फ 15% विधायक ही मंत्री के रूप में शामिल किए जा सके, जबकि मंत्री पद नहीं मिल सकता। इसीलिए कुछ वरिष्ठ नेताओं को छूट जाना स्वाभाविक है। विजयवर्गीय का यह बयान भी सही है। बीजेपी को 160 से ज्यादा सीटें मिली है, लेकिन जिस तरीके से केवल और केवल शिवराज समर्थकों को साइडलाइन किया गया है, ये भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है और एक तरीके से यही कारण है कि शिवराज अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। अगर कोई जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो शिवराज बगावत कर सकते हैं। एक और अपडेट, महिला पहलवान विनेश फोगाट ने लौटाया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी से पूछा क्या हम देशद्रोही हैं। दरअसल महिला पहलवान विनेश फोगाट ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या हम देशद्रोही, उन्होंने लौटाते हुए बड़ा बयान दिया है। तो एक तरीके से ये चीजें साफ देखने को मिल रही हैं और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने लताड़ लगाई है। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।